जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ जो है चल रहा है, जैसा कि लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्लास चल रही है। इसमें 2 क्लास हो गई है, आज तीसरी क्लास हम पढ़ेंगे। अच्छा, 2 क्लास में हम लोगों ने जो है लाइन के बारे में अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। लाइन के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा दिया था, 2 क्लास लिया था इसकी। और एंगल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ाया गया था, पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे जो बचा है उसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए, एंगल में जो है बताया गया था कि अगर 2 लाइन को आपस में मिला देते हैं, 2 लाइन को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। एंगल के टाइप भी हमने पढ़ा था। एंगल का पहला टाइप पढ़ाया गया था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, या उसी को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहेंगे। उसके बाद में फिर जो है आ जाता है 90 डिग्री, मतलब ऐसा एंगल जो 90 अंश, ठीक है। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। तीसरा हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। इसी में कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने। वो पहला पढ़ा था कि जैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं कि जब 2 कोणों का योगफल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, या उसी को हम कहेंगे पूरक कोण कहेंगे, या कोटि जो है कोटि पूरक कहेंगे, या लंब पूरक कहेंगे। ये सब पीछे पढ़ाया गया था। इसके बाद में तीसरा हमने इसमें और एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सप्लीमेंट्री एंगल, या उसी को कहेंगे हम समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण या रेखीय जो है कोण होता है, उसको क्या कहते हैं, देखना, अगर 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है समपूरक कोण कहते हैं। मतलब एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक, ठीक है। तो पूरक वाला 90 डिग्री, समपूरक वाला 180 डिग्री। इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेंगे। जैसे अगर जब 2 कोणों का योगफल मान लो अल्फा प्लस बीटा अगर 90 है तो वो क्या हो जाएगा भैया, पूरक हो जाएगा, या इसी को कोटि पूरक कहते हैं। अगर यही अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं समपूरक कोण कहते हैं। मतलब यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि मान लो, समझ लो यही बता रहे हैं, जैसे मान लो एक थीटा, मान लो 30 अंश, अगर हम कहें 30 अंश का पूरक कोण बताओ, अगर हम कहें 30 अंश का पूरक कोण बताओ तो क्या करोगे, 90 डिग्री से माइनस करोगे, 90 से घटा के निकालोगे। तो 90 माइनस मान लो 30, तो कितना हो जाएगा, 60। समझ में आया। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तभी तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमने क्या कहा था, जब दोनों का योग 90 हो तो वही पूरक होता है। और ऐसे समपूरक अगर हम ज्ञात करेंगे, मान लो एक कोण है 100 है, अगर हम कह दें कि इसका ज्ञात करो समपूरक, ठीक है। तो समपूरक कैसे निकालोगे, 180 से 180 से घटा के निकालते हैं। तो 180 से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। तभी तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो वही तो पढ़ाया गया था कि जब 2 कोणों का योगफल 180 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। जब 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कहेंगे। समझ में आया। मतलब एक बात यहाँ पे समझ में आती है, इसको अच्छे से एक ही शब्द को पकड़ के नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। देखो, ये जितना पढ़ाया गया था हमने इसको रिवाइज करा दिया, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखो जरा। पहला, अगर हम जब कहें कि पूरक कोण या इसी को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक है, पूरक कोण, तो पूरक कोण का मान जो है कैसे ज्ञात करेंगे भैया, 90 मतलब 90 डिग्री से घटाकर, 90 डिग्री से घटाकर मतलब माइनस करके। जब किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना होगा तो उसको 90 से माइनस कर देंगे। और इसी में दूसरा जान लो, समपूरक, या इसी को हम क्या कहेंगे भैया, जो है सप्लीमेंट्री, समपूरक कोण, ठीक है। इसको अगर हमें ज्ञात करना होगा तो 180 से घटा के निकालेंगे। इसको नोट कर लेना, ठीक है, से घटाकर निकालेंगे। तो देखो भैया, अगर जब कभी भी पूरक कोण, मान लो किसी भी कोण का, चाहे जो एंगल हो, किसी का अगर पूरक कोण पूछेगा तो सबसे पहले आप 90 डिग्री से उसको माइनस कर देना, आ जाएगा उसका पूरक कोण। अगर किसी भी कोण का समपूरक कोण पूछेगा तो 180 डिग्री से माइनस कर देना, वो आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेना। इसके बाद में देखना, हाँ, कल यहाँ तक ये हो गया था। इसके बाद में समझना, नेक्स्ट जो है एक लाइन लिखना कि जो है समपूरक और पूरक कोण का, याद रखना, समपूरक और पूरक कोण का अंतर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस लाइन को हम लिख दे रहे हैं, नोट कर लेना। ये होता है भैया समपूरक कोण तथा पूरक कोण का अंतर सदैव कितना होता है भैया,
सदैव 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना कि संपूरक कोण और पूरक कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर सदैव कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, देखना, मान लो एक कोई थीटा है, मान लो θ1 या चलो ठीक है मान लो 30 ले लो, एक कोण है जिसका मान कितना है 30 डिग्री है, समझ में आया। इसका आप ज्ञात कर लो पहले पूरक। तो पूरक कोण हमने क्या बताया था कि पूरक कोण कैसे निकालते हैं, 90 से माइनस करके। तो 90 से, चलो हम लिख दे रहे हैं, 90 से अगर 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। मतलब इतना समझो कि 30 अंश का पूरक कोण कितना आया, 60 डिग्री आया है। अगर इसी का हम संपूरक ज्ञात करने के लिए कह दें तो इसका संपूरक क्या होगा, संपूरक अभी हमने बताया था 180 से माइनस करना। तो 180 से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, 150 डिग्री आएगा। ये समझ में आएगा नहीं आया, समझना ध्यान से। हमने कहा किसी भी कोण का, याद रखना, किसी भी कोण का जो है संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मान लो 30 डिग्री कोई कोण है, इसका पूरक ज्ञात करोगे कितना आएगा, 60, तभी तो 60 और 30 90 हो जाएगा। और इसी का अगर संपूरक ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 150, तभी तो 150 और 30 180 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर अगर ज्ञात करोगे तो इन दोनों का अंतर क्या, संपूरक और पूरक, ठीक है, संपूरक और पूरक का अंतर वही चीज़। तो ये चीज़ हो गया 150 और माइनस 60, वही हुआ ना कि संपूरक और पूरक का अंतर अगर ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये हमेशा आ जाएगा 90 डिग्री, 9 6 15, समझ में आया। तो वही एक कॉन्सेप्ट, कोई भी कोण ले लो आप, किसी भी कोण पर आप ट्राई कर सकते हो, ये एग्जाम्पल है, किसी भी कोण पर आप ट्राई कर सकते हो कि संपूरक और पूरक का अंतर हमेशा कितना होगा, 90 होगा। किसी भी कोण का संपूरक और पूरक का अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे ये बचा हुआ था, देखना, इसको नोट कर लेना अच्छे से। और यहाँ पे किसी कोण का है, ठीक है, मतलब चाहे जो कोण हो उसका संपूरक ज्ञात कर लो और पूरक ज्ञात कर लो, दोनों का माइनस, दोनों का अंतर हमेशा क्या आएगा भैया, 90 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन में है, ठीक है। चलो ये हो गया था आपका। उसके बाद में देखो 180 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है ना। मतलब कोण के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, एंगल के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। 180 तक मतलब कि अधिक कोण के बारे में हमने पढ़ लिया था। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल और उसकी 2-3 प्रॉपर्टी जो थी, अभी ये जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का अंतर, इतना था, इसको पढ़ लिया था। इसके बाद जो आता है इसके बाद हम पढ़ेंगे सरल रेखीय कोण, ठीक है, या सरल कोण, सरल कोण, या इसी को लाइन एंगल कहते हैं। तो भैया जो है सरल कोण मतलब कि सरल रेखा पर, वह एंगल जो सरल रेखा पर बनता है। तो ये सरल कोण हमेशा कितना होता है भैया, 180, मतलब यही, ये कोण कितना होता है भैया, 180 डिग्री, समझ में आया। इसी को हम सरल कोण कहते हैं। तो सरल कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री को हम सरल कोण कहते हैं, ठीक है, लाइन एंगल कहते हैं। यहीं पे एक जो है कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना कि सरल रेखा हमेशा स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या चीज़ भैया, सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा जो है, सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो मान लो ये एक सरल रेखा है, ये क्या है, एक सरल रेखा। अच्छा अगर हम कह दें ये सरल रेखा स्वयं के साथ कितने डिग्री का, किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ ही कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमेशा 0 डिग्री, समझ में आया। जैसे ये दोनों हाथ एक पे रख दिए, तो ये हाथ क्या मतलब स्वयं के साथ कहेंगे तो इसी पे बात कर रहा है ना, तो ये 0 डिग्री मतलब किसी एंगल पे उठा ही नहीं है, ये किसी एंगल पे उठा हुआ दिख रहा है नहीं। तो किसी मतलब सरल रेखा अपने आप के साथ, स्वयं के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। सरल कोण हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट इसी में था, सरल कोण के बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, या इसी को हम कहेंगे भैया बाह्य जो है बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। देखो पहले हमने पढ़ा सरल कोण, ठीक है, सरल कोण किसे कहते हैं, 180, अभी सब अच्छे समझा भी देंगे, बस आप केवल जो ध्यान सुनिए। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मान 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि भैया हम लिख दे रहे हैं थीटा का मान जो है वो क्या हो, 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो भैया, छोटा हो। देख लो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो थीटा का मान है, थीटा का जो मान है वो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं या बृहद कोण कहते हैं। कैसे इसको दिखाएंगे, देखना ध्यान से जरा।
जैसा कि हम मान लेते हैं ये, अच्छा ये मान लो हम थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, इसमें एंगल बनाएंगे तो क्या ये 180 से छोटा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 180 से बड़ा, मतलब 100। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? कहने का मेरा मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एंगल को या बृहद कोण को हम दर्शाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। डेफिनेशन तो हम जान गए कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। लेकिन इसको हम दर्शाएंगे कैसे? अच्छा ये बताओ, यहाँ बना देते हैं तो 180 से क्या होता है? 180 से जो है छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि 180 मतलब हमने अभी पढ़ाया कि एक रेखा भी बनता है जो है छोटा हो जाएगा, और 360 तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसा एंगल बनाओ जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से भी छोटा हो, जो है 360 से छोटा हो, मतलब 180 पूर्ण हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए लेकिन 360 पूर्ण ना हो। समझना, इस एंगल को हम ऐसे दर्शा देंगे, ये, ठीक है, ये एंगल, इसको हम मान लेते हैं ये थीटा, समझना ध्यान से। ये इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, इसको हम क्या कहेंगे भैया? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो ध्यान से, ये एक बिंदु पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? हमने पहले पढ़ाया था 360। क्या ये एंगल जो हमने ये दर्शाया है इसमें, क्या ये एंगल 360 बन रहा है? भाई जब इसको पूरा मिलाएंगे तब जाके 360 बनेगा, लेकिन जैसा अभी प्रेजेंट में दिख रहा है ये 360 नहीं है, नहीं है ना, 360 से छोटा ही है। और देखो 180 भी नहीं है, 180 से बड़ा है। 180 एक रेखा भी बनता है, ये अगर ऐसे खींचेंगे ऐसे, तब एक रेखा पे देखो उससे भी बड़ा जा रहा है, मतलब रेखा के बाहर भी जा रहा है। समझ में आया? तो 180 भी नहीं है, मतलब 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। तो रिफ्लेक्स एंगल समझ में आ गया होगा कि 360 पूर्ण नहीं होना चाहिए और 180 से बड़ा होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। समझ में आया? ये हो गया, जैसे 270 हो गया, 190 हो गया, ये सब एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जहाँ कहीं भी ऐसे बना रहेगा, ये मान लो एक ट्रायंगल करके ऐसे बना है, मान लो ये बना है ऐसे, तो समझ जाना कि ये जो है किस एंगल की बात कर रहा है? जो है बृहद कोण की बात कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, कि जो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद में नेक्स्ट इसी में टाइप, इसमें एक तीसरा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, या इसी को हम कहेंगे पूर्ण कोण, ठीक है, पूर्ण कोण। अच्छा ये क्या होता है? देखो अभी सब एक बैग समझ में आ जाएगा, बस को सुनते रहिए। ये होता है 360। अगर कोई एंगल 360 है, मतलब पूर्ण कोण। अब 360 के बाद कहाँ ले जाओगे बताओ? 0 से स्टार्ट किए, 0 से 90 आए, 180 आए, 180 से 360 गए, अब 360 के बाद भी कोई एंगल बनेगा? समझना ध्यान से। तो ये हो गया कंप्लीट एंगल, मतलब पूर्ण। अब 360 पे आके पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पूर्ण एंगल या जो है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ये हो गया इतना। अब इसका टाइप जो था इतना था। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी थी अभी लिखवाएंगे। अभी पहले एक बार एंगल के बारे में अच्छे से समझा देते हैं, उसको समझ लो। यहीं कहीं समझा देते हैं, ये फिगर बना देते हैं भैया, ये, ठीक है, ध्यान समझना। देखो कैसे बन रहा है, कैसे ये जो है अभी समझ में आएगा, देखना। जैसे पहले क्या होता था, 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में 90 डिग्री, ध्यान समझना, 0 90, और उसके बाद में चलो ठीक, 0 से बड़ा मान लो थीटा का मान, और 90 से छोटा, मतलब 0 से स्टार्ट किए 90 से पहले, ये हो गया। उसके बाद में 0 से बड़ा फिर क्या आए, 90 आ गए। समझ में आया? अब जैसे 0 से स्टार्ट किए थे हम, 90 नहीं गए थे, 90 से पहले ही 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में जो एंगल आया उसका एक नाम दे दिया गया। अब 90 के पहले हो तो 90 तो पहुंचोगे ना, तो 90 पे गए तो एक नाम दे दिया गया। अभी बताएंगे। अब 90 से स्टार्ट करो। अब हम कहें कि 90 से थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 180, डायरेक्ट 360 तो पहुंच नहीं जाओगे, 180, ये हो गया। मतलब इसका एक नाम, इसका एक नाम, इसका एक नाम। देखो 0 से स्टार्ट किए, 90 के बीच में एक नाम दे दिया गया, 90 पे पहुंचे दूसरा नाम दे दिया गया, फिर 90 से स्टार्ट किए 180 के बीच में, 180 नहीं, 90 से स्टार्ट किए 180 के बीच में एक तीसरा नाम दे दिया। अब जैसे यहाँ से 90 से पहुंचे थे, वैसे अब क्या बचा, 180 पहुंच गए, दूसरा नाम दे दिया गया। अब फिर वही बात, 180 से स्टार्ट किए और 360 पे जाके रुक गए, एक दूसरा नाम दे दिया। मतलब थीटा का मान 180 से जो है ज़्यादा ले गए और 360 पे लाकर रोक दिए, 360 के पहले ही, मतलब 180 से ज़्यादा 360 के पहले एक तीसरा नाम दे दिए और दूसरा नाम। उसके बाद में अब 360, अब क्या बचा, 360 पे आकर फिर रोक दिए। समझ में? अब इसके बाद तो जाएंगे नहीं। देखो कैसे समझना चाहोगे, बहुत आसान है। 0 से स्टार्ट किए, 90 तक नहीं गए, 0 90 के बीच में रखा एक नाम, 90 पे पहुंचा दूसरा नाम, 90 से फिर गया 180 के पहले तीसरा नाम, फिर 180 पहुंचा चौथा नाम, 180 से फिर आगे गया 360 के पहले ही पांचवा नाम, 360 पहुंचा छठवां नाम।
समझ में? ऐसे हो जाता है। अब देखो क्या नाम दिया था इसको, हमने बताया था कि न्यून कोण, या इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर यहाँ पहुंचा राइट एंगल, या इसी को कहेंगे समकोण। ध्यान समझ लेना। इसके बाद में फिर समकोण के बाद क्या, 90 से अधिक, मतलब ये हो गया अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ध्यान समझना, अभी सब समझ में आ जाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण के बाद फिर गए तो फिर ये हो गया सरल कोण। ठीक है, सरल मतलब एक रेखा पे बनता है सरल कोण। सरल कोण के बाद फिर गए तो ये क्या हो गया भैया, ये आपका क्या था, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, ये भी समझाया गया था। रिफ्लेक्स एंगल, इसको हमने नाम दे दिया बृहद कोण, बृहद कोण। और उसके बाद फिर जब 360 पहुंचे तो इसको हम कह दिए पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। अब देखो कैसे बनाया गया, ये अगर अच्छे समझ गए हो ये चीज़ तो सब, मतलब जो इसके पहले समझाया गया था एक 60 में इसको समझा दिया गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट किए, 90 से पहले न्यून कोण, 90 पहुंचे, जब 90 पहुंचे तो उसको हमने कहा राइट एंगल सम कोण, 90 के बाद गए 180 से पहले गए अधिक कोण, 180 पहुंचा सरल कोण, 180 से 360 के बीच में गया तो रिफ्लेक्ट एंगल, और 360 पे पहुंच गए तो पूर्ण कोण। ठीक है, तो एंगल हो गया आपका समाप्त। एंगल में इतना ही था, मतलब लाइन के बारे में हमने सीख लिया, एंगल के बारे में हमने सीख लिया। अब लाइन और एंगल को कंप्लीट सीख लेते हैं, बस समझना ध्यान से। ये सब को नोट कर लेना भैया नोट्स में, ताकि इसके इस चैप्टर के तुरंत बाद क्वेश्चन आने वाला है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर मतलब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम इकट्ठा दे देंगे आपको प्ले लिस्ट में, उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखना कुछ प्रॉपर्टी हैं उसको देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। पहली प्रॉपर्टी देखना ध्यान से कि भैया ये चीज़ जानते हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब भैया ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले भी बताया था, फिर नोट कर लो एक बार। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो अगर हम कहें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसको चाहे लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिख लेना, हम ऐसे लिख दिए हैं कि त्रिभुज के, देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। समझ में आया, इसको नोट कर लेना। और ये बताया गया था कि एक रेखा पर 180, एक बिंदु पे 360। समझ में आया, ऐसा पहले बताया गया था। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेंगे हम कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है, यहाँ नोट कर लेते हैं, इसको आप लोग भी अच्छे से नोट कर लेना भैया। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान शेष दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो हमने क्या कहा, किसी भी त्रिभुज के, मान लो एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ये है ए, ये है बी, और ये मान लेते हैं सी। देखो इस ट्रायंगल का मान लो ये एंगल ए है, ये बी है। ठीक है, इसका बहिष्कोण यही तो है, यही तो है बाह्य कोण, ये है बाह्य कोण। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमने क्या कहा भैया, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान है, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान है शेष दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये है। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम, चलो थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा, तो ये थीटा इक्वल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ये कॉन्सेप्ट भैया इसको जो है इसको रट लेना दिमाग में कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है, बहिष त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जिसके साथ बहिष्कोण रहेगा उसके बाद वाला एंगल छोड़ देंगे। जैसे ये इसका बहिष्कोण है तो ये वाला एंगल हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद शेष दो आंतरिक कोणों, शेष दो ही तो बचेगा, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, तो इसके शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका स्टेटमेंट याद कर लो, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान जो होता है शेष दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसको याद कर लेना, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, आएगा क्वेश्चन इस पे। चलो इसको इरेज कर देते हैं और नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, और ये चीज़ तो पता है कि एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180, और एक बिंदु पे 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। ये सारे जो है कॉन्सेप्ट भैया ना हर एक क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, और यही आपको 20 नंबर दिलाएगा, देखना।
इसके बाद एक बहुत ही अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना, इस पर क्वेश्चन मिला था, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन इस पर। देखो भैया, मान लो कोई दो ये लाइन है, ठीक है भैया, ये इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, ध्यान समझना। ये मान लो कि इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम B और इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, इसको मान लेते हैं Z, ठीक है। इतना समझना, इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हमने क्या देखो 1 2 3 4 लिया है, 5 भी हो सकता है, मतलब और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसको देखो, लेफ्ट साइड जितने भी एंगल बन रहे हैं, मान लो बीच से एक पार दो, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी एंगल बन रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने बन रहे हैं उनका योग और राइट साइड में जितने बन रहे हैं उनका योग इक्वल कर देंगे, बस इतने हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसको जो है समझ लेंगे अच्छे से। लेफ्ट साइड क्या बन रहा है, मान लो एंगल A प्लस एंगल B प्लस लेफ्ट साइड, ठीक है, बाएं साइड देखो ABCD यही तो बन रहा है, प्लस C प्लस D, ये किसके इक्वल होगा भैया, राइट साइड, ठीक है, जो राइट में बन रहा है, एंगल X एंगल Y एंगल Z, ठीक है। ये हमने मैक्सिमम 3-4 लेके ही समझाया था, इसमें और भी हो सकते हैं। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखने का हो तो कि लेफ्ट साइड बने कोणों का योग बराबर राइट साइड बने कोणों का योग, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भैया, ठीक है, कि जो है अगर इस टाइप में बना है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल रहेंगी, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच में कई एंगल बन रहे हैं, मेरे कहने का मतलब जो डायरेक्ट समझिए, अगर इस प्रकार का है, इस प्रकार कहीं भी क्वेश्चन दिख गया, बस ये नाम चेंज हो जाएगा, एक जगह कोई दूसरा एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसमें एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, जेड पूछ लेगा। समझ में आया? या दोनों में से जो है, तीनों में से 2 देकर 1 पूछ सकता है, या इधर जो है 4 में से 3 देकर 1 पूछ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ अगर इस टाइप में जो है कहीं दिख जाए जो है प्रश्न, तो सीधा कुछ मत करना कि जो है लेफ्ट साइड जो भी एंगल बन रहे हैं उनका योग बराबर राइट साइड जितने एंगल बन रहे हैं उनका योग। जैसे ये देखो, ये अगर ऐसे पारेंगे तो ये जो है क्या लेफ्ट साइड बन रहा है, ABCD मतलब बाएं तरफ बन रहा है, तो इसको सबको जोड़ लो और दाएं तरफ जो बन रहा है उसको सबको जोड़ लो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है, नहीं समझ में आया होगा तो एक छोटा सा लेकर यहीं समझ लो। मान लो ऐसे करके ये 2 ही समझ लो, ऐसे करके मान लो यही चीज़ दिया गया है, तो एक एंगल ये ले लेंगे A, ये ले लेंगे B और ये ले लेंगे थीटा, तो वही चीज़ वही होगा कि जो है लेफ्ट साइड बने कोणों का योगफल, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल राइट साइड केवल थीटा बन रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, इसी प्रकार कई क्वेश्चन हो सकते हैं एक ही में। तो कुछ मत करना, बाएं साइड जितने एंगल बन रहे हैं उनको जोड़ लेना और दाएं साइड जितने बन रहे हैं उनको जोड़ के तीनों को क्या कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। तो ये लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म भैया, ठीक है। इसके बाद लाइन एंड एंगल में मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर और भी क्वेश्चन में कुछ मिलता है कॉन्सेप्ट तो उसको नोट्स में बढ़ा लेंगे, ठीक है। हम यहाँ बता देंगे, आप नोट्स में बढ़ा लेंगे, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि हर चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स रहेगा तो एग्जाम के समय में यही रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। या जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे बस तुरंत, अब ये जो है 3 पार्ट हुआ था इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब चैप्टर 1 लाइन एंड एंगल का पार्ट 3, 3 पार्ट हम कराए हैं। तीनों पार्ट में छोटा छोटा वीडियो था, बहुत बड़ा नहीं था, तीनों में कॉन्सेप्ट समझाया गया है। लेकिन आगे से कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 वीडियो बनाएं बस, ठीक है। मतलब कितना भी बड़ा चैप्टर हो, 2 वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट उसी में समाप्त कर दें, ताकि बार बार जो है ढूंढने की आवश्यकता ना हो। वैसे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो है कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज एडवांस मैथ की कॉन्सेप्ट की जो है चैप्टर वाइज का प्लेलिस्ट अलग से है। और कल अब ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जितना था इसमें हमने पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो होंगे इसके बाद हम इसको करा देंगे, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर उसका क्वेश्चन बता देंगे। सबकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, मतलब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि उसी में कॉन्सेप्ट भी है, उसी में क्वेश्चन भी है, उसी में सब कुछ है। नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लास अलग से मिली है, चैप्टर वाइज अलग से देंगे हम, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।